अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसर एनालिसिस का टॉपिक सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स। ओके, अ टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ टी इक्वल्स टू टी ट्रांसपोज। टेंसर टी हमारे पास है कि जो कि टी ट्रांसपोज की इक्वल है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक टेंसर कहेंगे। दस द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर हैव द प्रॉपर्टी टी आई जे इक्वल्स टू टी ट्रांसपोज आई जे इक्वल्स टू टी जे आई, that is t12 equals to t21, t13 equals to t31 and t23 equals to t32। अब हमारे पास एक टेंसर होता है, उसे हम सिमेट्रिक तब कहते हैं जैसे कि अब हमने सिमेट्रिक पढ़ा था मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कोई भी सिमेट्रिक होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह जो टेंसर होता है वो भी सिमेट्रिक होता है कि जब किसी टेंसर का हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या हो जाए? वो उसी टेंसर के इक्वल आ जाए। जो टेंसर के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ये नोटेशन होती है टी आई जे, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास कौन सा टेंसर है। जैसे कि अब आई अगर 1 है और जे 2 है तो हमारे पास t12 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा t21। जे पहले आ जाएगा और आई बाद में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 1 3, जैसे कि हम 1 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 1। तो अगर हमारे पास किसी टेंसर का टी आई जे इक्वल्स टू टी जे आई है, यानी तो तब हम कह सकते हैं कि जो t12 पर पड़ा हुआ नंबर है वो t21 पर पड़े हुए एलिमेंट्स के बराबर है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अ टेंसर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ़ टी इक्वल्स टू माइनस टी ट्रांसपोज। वो एंटी सिमेट्रिक होगा जब उसका ट्रांसपोज टी जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा? माइनस टी ट्रांसपोज के, ठीक है। दस द कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर हैव द प्रॉपर्टी टी आई जे इक्वल्स टू माइनस टी आई जे टी माइनस टी जे आई। तो हमारे पास जो टेंसर है टी आई जे वो किसकी इक्वल होगा? माइनस टी जे आई के। यहाँ पर हमारे पास जो इसमें था वो हमारे पास इसकी इक्वल था, लेकिन जो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक में है वो किसकी इक्वल है? माइनस की इक्वल है। और एंटी सिमेट्रिक में t11 t22 और t33 ज़ीरो होते हैं। क्यों ज़ीरो होते हैं? क्योंकि हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास सेम ही रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेम ही रहते हैं तो इनका ज़ीरो होना ज़रूरी है, वरना हम उसका एंटी सिमेट्रिक उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास t12 किसकी इक्वल होता है? माइनस t21 के। और t13 किसकी इक्वल होता है? माइनस t31 के। और t23 किसकी इक्वल होता है? माइनस t32 के। तब ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। A tensor T can always be decomposed into the sum of a symmetric tensor and an antisymmetric tensor. In fact, T equals to T symmetric plus T एंटी सिमेट्रिक। हमारे पास जो टेंसर होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक पार्ट और एक होता है एंटी सिमेट्रिक पार्ट। किसी भी टेंसर के अंदर एक ही टाइम पर दो पार्ट मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास टी एस सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पार्ट किस तरह निकाला जाता है? टी हम लेते हैं टेंसर, उसका टी ट्रांसपोज लेते हैं, उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट आ जाता है। इसी तरह एंटी सिमेट्रिक पार्ट किस तरह निकाला जाता है? टी लेते हैं, उसमें से टी ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एंटी सिमेट्रिक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आपको। तो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है 2B28 जो कि बुक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। इसका पेज 74 पे हमारे पास मौजूद है ये वाली एक्सरसाइज। गिवन दैट आ टेंसर टी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक टेंसर गिवन है, ठीक है, टेंसर। और इसमें ये हमारे पास t11 है, ये हमारे पास t12 है, ये हमारे पास t13 है, ठीक है। इसी तरह ये t21 है, ये t22 है, ये t23 है, ये t31 है, ये t32 है और ये t33 है। ओके, अब हम क्या करेंगे? फाइंड द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टी। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है? सिमेट्रिक पार्ट भी फाइंड करना है और एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी फाइंड करना है। वो किस तरह करेंगे? फॉर एनी सेकेंड ऑर्डर टेंसर टी द सिमेट्रिक पार्ट टी एस एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट टी ए आर गिवन बाय टी एस इक्वल्स टू 1/2 टी प्लस टी का ट्रांसपोज। जैसे कि ऊपर हमारे पास मैंने ये बताया, उसी तरह हम इसे फाइंड करेंगे एंटी सिमेट्रिक के लिए इस तरह। अब सबसे पहले तो हमें क्या लेना है? इसका टी ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे? ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास रोज़ क्या बन जाएंगी? कॉलम्स, और जो कॉलम्स है वो क्या बन जाएंगी? रोज़। तो 1 2 3 था, ये हो जाएगा 1 2 3। 4 5 6 था, ये हो जाएगा 4 5 6। 7 8 9 था, ये हो जाएगा 7 8 9।
तो इसी तरह हमारे पास टी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका सिमेट्रिक पार्ट कंप्यूट करना है। तो टी ट्रांसपोज टी सिमेट्रिक हमारे पास किस तरह आएगा, 1/2 और टी को और टी ट्रांसपोज को आप इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, और फिर जब इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे इसके सब एलिमेंट्स को तो हमारे पास आ जाएगा टी का सिमेट्रिक पार्ट। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक पार्ट के लिए दरम्यान में हमने माइनस करना है। जब हम इन्हें माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टेंसर। अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक है हमारे पास द डुअल वेक्टर ऑफ एन एंटी। तो अब हम करने वाले हैं दूसरा टॉपिक द डुअल वेक्टर ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर। एंटी सिमेट्रिक टेंसर का हमारे पास जो डुअल वेक्टर होता है वो किस तरह आता है और वो क्या होता है ये अब हम समझेंगे। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर आर ऑलवेज 0 एंड ऑफ द 6 non-diagonal elements only 3 are independent because t12 equals to minus t21, t13 equals to minus 31 and t23 minus t32। अब हमारे पास जो एंटी सिमेट्रिक होता है ना एंटी सिमेट्रिक टेंसर, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक के लिए जब हमारे पास हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस टी के इक्वल आता है। टी आई जे इक्वल्स टू माइनस टी जे आई इसकी इक्वल होता है, टी आई जे इक्वल्स टू माइनस टी जे आई। तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें भी सेम होते हैं तो इसमें भी सेम होते हैं। तो इसमें अगर वो उनके साथ माइनस हैं तो इसमें माइनस आना चाहिए, लेकिन चाहे हम ट्रांसपोज ले लें तब भी वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम ही होते हैं, इसलिए हम हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक टेंसर के हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। पीछे रह गया हमारे पास 6 एलिमेंट्स, ठीक हो गया, 9 होते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर के, बीच में से 3 हो गए 0, पीछे रह गया 6। अब उन 6 में से जो हैं वो 3 इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी जो 3 होते हैं ये 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये जो 3 है वो डिपेंड करें इन पर। ठीक है, इनका ट्रांसपोज लेंगे उसके साथ माइनस लगाएंगे तो हमारे पास बाकी 3 के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो इसके इंडिपेंडेंट टोटल एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 3, और 3 हमारे पास एक और किस में होते हैं, वेक्टर में होते हैं। तो हमारे पास दस एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर हैज़ रियली ओनली 3 कंपोनेंट जस्ट लाइक अ वेक्टर। Indeed, it does behavior like a vector. More specifically, for every antisymmetric tensor T, there correspond a vector T s such that for every vector A, the transformed vector TA can be obtained from the cross product of TA with A, that is this. Okay. तो हमारे पास ये किसकी तरह, इसमें 3 एलिमेंट्स ही इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेक्टर की तरह। तो इसी तरह हमारे पास एंटी सिमेट्रिक टेंसर के लिए एक क्या होता है, डुअल वेक्टर होता है कि जिससे हम एंटी सिमेट्रिक टेंसर को जनरेट कर सकते हैं। और वो एंटी सिमेट्रिक टेंसर किस तरह आता है, सच दैट फॉर एवरी वेक्टर ए, हर जो वेक्टर ए है द ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर टी ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट टी ए विद ए। हम टी ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारे पास डुअल वेक्टर होता है ए के साथ, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर आ जाता है। दिस वेक्टर टी ए इज कॉल्ड द डुअल वेक्टर ऑफ द एंटी सिमेट्रिक टेंसर। डुअल वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर भी कह सकते हैं। द फॉर्म ऑफ डुअल वेक्टर गिवन बिलो। अब डुअल वेक्टर हम बनाते किस तरह है, किसी भी टेंसर का ले किस तरह सकते हैं और इसका यूज़ किस तरह होता है वो अब हम नीचे देखेंगे। अब हमारे पास T12 होता है, ठीक है, पहली रो का दूसरे कॉलम का, ठीक है, ये हमारे पास होता है एक मिनट T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33, ठीक है। तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो ये तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक के क्या होते हैं, 0 होते हैं, और ये इनका यहाँ पर आना चाहिए माइनस या उनका माइनस आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे T12, हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। इसके साथ ये T12 किसकी इक्वल होता है, जो हमारे पास टेंसर की बाय डेफिनेशन की वो होती है कि E1 डॉट टी E2। अब जो डॉट टी E2 है ना, किसी भी ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो हमने ऊपर पढ़ा था, कोई भी ट्रांसफॉर्म वेक्टर ए को ट्रांसफॉर्म करने वाला, वो उसे किस में लिखा जा सकता है, ए की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ। तो इसी तरह हम E2 की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ ले लेंगे,
जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि टी ए को हम इस तरफ लें और इसको उधर लेकर गए तो हमारे पास E2 पहले आ जाएगा क्रॉस E1। अब ये जो चीज़ इक्वल होती है वो किसकी इक्वल होती है, E2 क्रॉस E1 इक्वल्स टू माइनस E3। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वल होती है माइनस E3 के। जब E1 पहले होगा E2 बाद में होगा तो वो होगा सिर्फ E3, लेकिन E2 यहाँ पर ऑर्डर उलट है, E2 पहले E1 बाद में तो माइनस E3। जब माइनस E3 पुट करेंगे तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, T3A। ठीक हो गया। अब जब 3 1 पुट करेंगे तो E3 शुरू में आ जाएगा, TE1 आ जाएगा। E3 है तो TE1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर कहा है कि ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर में हम इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। T3 का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह होगा, TA क्रॉस E3। अब TA को हमने शुरू में ले लिया, इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और E3 क्रॉस प्रोडक्ट E2 हो जाएगा। अब ये किसकी इक्वल होता है, माइनस E1 के। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया और इसी तरह ये आ गया। ठीक हो गया सिमिलर। अब इसी तरह ये 3 तो हमने कर लिए, T12 T31 T12 T31 और T23। अब बाकी जो 3 रहते हैं वो भी सिमिलर इसी तरह आएंगे, जैसे कि T21 होता है तो T21 किसकी इक्वल होता है, T21 इक्वल्स टू E2 डॉट TE1, जो कि किसकी इक्वल होता है, E2 डॉट TA क्रॉस E1। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, TA डॉट E1 क्रॉस E2। तो अब ये किसकी इक्वल होता है, E1 क्रॉस E2 हमारे पास इक्वल होता है E3 के, तो वो हमारे पास T3 आ जाएगा। इसमें माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर ठीक है, E1 क्रॉस E2 आ रहा है। इसमें हमारे पास ऑर्डर उलट था, इस वजह से हमारे पास माइनस आता था। इसमें हमारे पास 1 और 2 है, ऑर्डर ठीक है, तो इस वजह से इनमें माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये तो हो गए 6, 3 ये और 3 ये, और ये जो बाकी 3 है ये हमारे पास 0 होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो हम किस तरह निकालेंगे, हमारे पास डुअल वेक्टर किस तरह आएगा, द ओनली एन एंटीसिमेट्रिक टेंसर हैज़ अ डुअल वेक्टर। सिर्फ एंटीसिमेट्रिक टेंसर का ही डुअल वेक्टर हो सकता है। और इसे हम किस तरह निकालेंगे, TA हमारे पास बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, T23 E1 प्लस T31 E2 प्लस T12 E3। अब जो T23 पे वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो लेंगे हम T23 पे ये वाली, और उसके साथ E1 को मल्टीप्लाई जस्ट करवा देंगे। इसी तरह T31 वाली लेंगे और T123 वाली, तो यहाँ से हमारे पास डुअल वेक्टर आ जाएगा। और अगर हम ये ना लेना चाहें, हम लेना चाहें T32 T13 और T21, तो बाहर माइनस नहीं आएगा और इनके साथ भी E1 E2 एंड E3 आता जाएगा। ठीक है, और इंडिशियल नोटेशन में हम किस तरह लिखते हैं इसको, 2TA हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस एप्सिलॉन I JK TJK EIA। ठीक है, अब हमारे पास जो ये था, हमने एक्सरसाइज की थी यहाँ पर, ए पार्ट था। अब उसी एक्सरसाइज का हमारे पास कौन सा है, बी पार्ट है, जिसमें उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड द डुअल वेक्टर ऑफ द एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ T। अब एंटीसिमेट्रिक पार्ट हमने यहाँ पर निकाला था, जो हमारे पास ये था। तो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डुअल पार्ट फाइंड करेंगे, डुअल वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है तो इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, और डायगोनल 0 होंगे, और जो 3 होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और जो 3 होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। तो हम इसका इजीली डुअल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, हम लेंगे T23 T31 एंड T12। ठीक है, या हम ले सकते हैं T32 T13 और T1, या हम दूसरी ले सकते हैं जो हमने यहाँ पर ली थी, ये वाली T32 T13 एंड T21, या हम ये ले सकते हैं और इनके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने ये वाली ले ली। T23 हमारे पास क्या है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, जो कि क्या है, -1 है। T31 हमारे पास क्या है, तीसरी रो का पहला कॉलम, जो कि हमारे पास क्या है, 2 है। और T12 हमारे पास क्या है, पहली रो का दूसरा कॉलम, जो कि हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, इसी तरह ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। और ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम बनता है। तो E1 के साथ 1 है, तो ये आ गया, E2 के साथ -2 ये आ गया, E3 के साथ, तो हमारे पास डुअल वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं, जो इसका एंटीसिमेट्रिक पार्ट है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, और हम मज़ीद टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में हमने जस्ट 2 टॉपिक्स किए हैं, इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद टॉपिक्स करेंगे कवर। और अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आता है, मेरे लेक्चर से कुछ हेल्प मिलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद
लेक्चर्स रिकॉर्ड्स कर सकूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।